बच्चों, आज हम शुरू करेंगे, सीखेंगे अलग अलग विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? अलग अलग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा। तो कौन सा कहाँ लगता है, कब हमें किसे यूज़ करना चाहिए, या कब हमें फुल स्टॉप देना है और या कॉमा देना है, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो पंक्चुएशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। तो जब बोलने वाले वाक्यों को लिखते हैं तो रुकने या ठहरने या प्रश्न आदि के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें विराम चिन्ह कहलाते हैं। मतलब क्या है, जब तुम बात कर रहे हो तब तो तुम बोलते बोलते ये नहीं बोलोगे कि हाँ आप कॉमा या फुल स्टॉप या हाइफन ये नहीं बोलोगे, लेकिन जब वही बात को हमें जब लिखना पड़ता है, लिखते हैं हम, तब हमें ये सब प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा, फुल स्टॉप को हम लोग इंग्लिश में, तुम लोग क्या फुल स्टॉप देते हो? ऐसे डॉट देते हो, लेकिन हिंदी में फुल स्टॉप क्या होता है? ऐसे लाइन होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। ठीक है। ये पूर्ण विराम कब हम लोग प्रयोग करते हैं? जब एक पूरा लाइन को, एक पूरे वाक्य को हम जब बोल लेते हैं तो उसके बाद हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें और कुछ नहीं बोलना है। मैंने उसके उस ना पिताजी के बारे में कुछ बोलना है, ना समाचार के बाद पत्र के बारे में बोलना है, इसीलिए हम लोग उसको पूर्ण विराम डाल के वो वाक्य वहीं ख़त्म कर दे रहे हैं। या भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसके बाद में इसके बारे में और कुछ नहीं लिखना, तब भी हम यहाँ पूर्ण विराम दे रहे हैं। या मैं अभी खाना खा रही हूँ, बस क्या खा रही हूँ, अभी क्यों खा रही हूँ, कुछ नहीं लिखना। ये एक पूरा सेंटेंस वाक्य है, मैं खाना खा रही हूँ, तो उसे तुम्हें समाप्त करना कैसे? एक पूर्ण विराम के साथ। ठीक है। उसके बाद आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब हो गया सेमी कोलन। ये देखो, उसका सिंबल ये रहता है, एक इंग्लिश वाला फुल स्टॉप और उसके नीचे एक कॉमा। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। तो जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़ता है, वहाँ अर्ध विराम प्रयोग होता है। माने अल्प विराम किसको बोलते हैं? कॉमा को बोलते हैं। उन लोग आएंगे उसके बारे में बाद में। अल्प विराम हम लोग बोलते हैं कॉमा को। हम लोग जानते हैं, जब हम एक वाक्य, समझ लो अगर जब बोल रहे हैं, तो जब वाक्य बोलते हो एक ही स्पीड में तुम नहीं बोलते हो, कभी रुकते हो, कभी धीरे होते हो, कभी थोड़ा कम देर के लिए रुकते हो, कभी ज़्यादा देर के लिए रुकते हो। तो समझ लो एक वाक्य जब तुम बोल रहे हो और थोड़ी सी देर के लिए रुक रहे हो, तब हमें ये अल्प विराम डालना पड़ता है। लेकिन अभी तुम्हारा वाक्य पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है और अल्प विराम के लिए नहीं, तुम अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच में थोड़ा गैप, माने थोड़ी देर के लिए रुकना चाहते हो, तब हमें ये अर्ध विराम डालना पड़ता है। जैसे राम रोता रहा, उसे दया न आई। अब अगर इसको मैं पढ़ती ऐसे, राम रोता रहा, उसे दया न आई, तब हम यहाँ अल्प विराम देते हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ दो सेंटेंस है जिसको तुम लोग, माने इसके कारण ये हो रहा है वो बतलाना चाह रहे हो, तब हम यहाँ अर्ध विराम दे रहे हैं। जैसे राम रोता रहा, उसे दया न आई। ठीक है। मैं लिख रहा था परंतु तभी बिजली चली गई, तब भी तुम ये अर्धविराम दे सकते हो। मैं लिख रहा था, अर्धविराम, बिजली चली गई। ठीक है। तो ये अल्प विराम भी नहीं है, मेरा वाक्य पूरा भी नहीं हुआ है, तब उस समय हम लोग अर्धविराम देते हैं। उसके बाद आया अल्प विराम, जिसके बारे में मैंने पहले ही बोल दिया है।
अल्प विराम वाक्यों में थोड़े समय रुकने का संकेत देता है। ठीक है, जैसे शेखर, जब हम लोग समझो 4-5 लोगों के बारे में बोल रहे हैं या चीज़ के बारे, सामान के बारे में बोल रहे हैं, या सुन लो कुछ एक सेंटेंस बोल रहे हैं, अभी मेरा वाक्य बहुत लंबा है, बीच में मैं थोड़ा रुक रही हूँ, तब अल्प विराम आता है। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, शेखर, राखी और रोहन उपवन में खेल रहे हैं। मैं ये सेंटेंस ऐसे नहीं, ये वाक्य ऐसे नहीं बोल सकती, शेखर, राखी, रोहन उपवन में खेल रहे हैं। अगर ऐसे बोलूँगी तो क्या लगेगा, ये तीनों एक ही नाम है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, शेखर, राखी और रोहन उपवन में खेल रहे हैं, तब पता चलेगा कि ये तीनों अलग अलग हैं। पहला बात। दूसरा बात, जब मैं शेखर, राखी बोल रही हूँ तो देखो बहुत कम देर के लिए थोड़ा विराम दे रही हूँ। वो विराम क्यों है, ताकि पता चले शेखर अलग है, राखी अलग है। तो उसको हम लोग दिखाने के लिए हम लोग ये अल्प विराम देते हैं। ठीक है, फिर आया योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसको हम लोग इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। ये योजक चिन्ह किस लिए यूज होता है, किस लिए प्रयोग होता है, जब दो शब्दों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं। योजक का मतलब ही जोड़ना। ठीक है, दो शब्दों को हम लोग जोड़ना चाहते हैं, मैंने दोनों शब्दों को जोड़ के एक शब्द नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन है, या दो कॉन्ट्राडिक्टरी है, या मैंने जैसे बोलते हैं ना भाई बहन, तो भाई बहन बोलते हैं तो हम लोग ये हाइफन देते हैं। तो या माता पिता, रात दिन, तो देखो यहाँ योजक दिया हुआ, हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं माता पिता। अगर ऐसे लिखोगे तो ये क्या होगा, माता पिता। यहाँ तुम लोग लिख सकते हो माता पिता हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये ऐसे लिखोगे अगर माता पिता और मैं खेल रहा था, तो यहाँ देखो यहाँ कॉमा आ रहा है, यहाँ पर वो अल्प विराम आ रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग आइडेंटिटी के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक जैसा बोलना चाह रही हूँ और इनको जोड़ना चाह रही हूँ, इसलिए माता पिता। ठीक है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक माने तुम समझ रहे हो, जो जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका एंड हम लोग कैसे करते हैं, इंग्लिश में जानते हो, विद अ क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली यहाँ भी हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह वही होता है, क्वेश्चन मार्क। जब हमें कोई प्रश्न पूछना होता है या कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो उसको हमको कैसे बतला सकते हैं कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बोलते समय तो मैं बोल सकती हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं बोलने का तरीका ऐसा होगा जैसे हो लगेगा कि मैं पूछ रही हूँ, मेरा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लेकिन जब मैं लिखूँगी तब मुझे लिखना होगा तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका मतलब ही होता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कोई प्रश्न पूछ रही हूँ। ठीक है, जैसे घर में कौन है, तो ये मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, तब मैं ये क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ या प्रश्नवाचक चिन्ह दे रही हूँ। क्वेश्चन मार्क को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये तब होता है। अब आया विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह कब यूज होता है, कब प्रयोग लाते हैं, जब हमें कोई चीज़ देख के या सुन के बहुत आश्चर्य होता है, तब हम ये विस्मय बोधक चिन्ह लाते हैं। जैसे क्या हुआ, अरे तुम कब आए, तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि वो यहाँ पर है, किसी को नहीं, मैं अपने किसी फ्रेंड को बोल रही हूँ, रिलेटिव को बोल रही हूँ, अरे तुम कब आए, तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है ना, उसको मैं एक्सपेक्ट नहीं की, तो उसको देखने का, उसको मैं नहीं सोची थी कि वो यहाँ रहेगा इस समय, लेकिन मैंने उससे मिला, तो तब मैं उसे, ये विस्मय बोधक होता है। या वाह कितना सुंदर उपवन है, तो वह भी मैंने, ये भी तुम्हें एक सरप्राइज दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये चिन्ह लग रहा है। या हम लोग कभी बोलते हैं ओह बड़ी दुख की बात है, ओह, जैसे ओह लिखते हैं, ओह बड़ी दुख की बात है, तो इस समय भी मैंने ये, जब हम लोग बहुत ही दुखी होके या बहुत खुश होके
जब मैंने हमें जब सरप्राइज एलिमेंट आता है तब हम ये चीज़ देती है, एक्सक्लेमेशन मार्क या विस्मय बोधक चिन्ह डालते हैं। अब आया विराम विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह है कोलोन। यह चिन्ह कब प्रयोग में आता है? उदाहरण या अग्रलेखित का संकेत। माने जैसे वचन के दो भेद हैं, तो मैंने इसके बाद हमें और क्या इसके बारे में लिखना है, तो क्या है, दो भेद हैं, तो ये करके एक वचन दो बहुवचन। मैंने इसके हमको जब कोई उदाहरण लिखना हो या कोई पहले से लिखा हुआ है उसके बारे में और बताना हो तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। फिर आया कोष्टक। कोष्टक मीन्स हो गया ब्रैकेट। ये किसी शब्द के अर्थ को पूरा करने या स्पष्ट करने के लिए ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे तुमको अध्ययन करना पड़े चाहिए। अब बहुत लोगों को अध्ययन का मतलब नहीं समझ में आता है। अब अध्ययन का मीनिंग है पढ़ाई, तो मैं इस वाक्य में दोनों नहीं लिख सकती हूँ, या तो अध्ययन लिखूंगी या तो पढ़ाई लिखूंगी। लेकिन मैं किसी को बहुत सिंपल वे में अगर समझाना चाहूँ तो क्या करूँगी, ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिख देंगी। ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स तब यूज आता है। उसके बाद है इकहरा उदाहरण चिन्ह, माने ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इकहरा माने एक। देखो यहाँ पर एक है, एक होता है एक ऐसे और ये ऐसे, एक होता है ये दोहरा, ये दोहरा उदाहरण चिन्ह है, ये इकहरा उदाहरण चिन्ह है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते हैं समय या वाक्य के बीच में किसी पुस्तक, व्यक्ति या वस्तु आदि का उदाहरण देते हैं तब इस समय इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, माने ये इनका नाम है, लेकिन इनका माने एक और उनका उपनाम, माने जैसे हम लोगों का होता है, हम लोगों का उपनाम नहीं बोलते हैं। जो समझ लो हमारे घर में हमारे मम्मी पापा एक कोई अच्छा हमारा प्यारा सा नाम रखते हैं, जो हमें जिस नाम से हमारे स्कूल के टीचर्स बुलाते हैं वो नाम नहीं, दूसरा नाम, तो वो उपनाम नहीं हुआ। ये जनरली उपनाम राइटर जो होते हैं, पोएट जो होते हैं, वो लोगों के लिए वो लोग रखते हैं अपना। माने ये पूरा नाम इतना बड़ा नहीं लिख के छोटे नाम से जाना जाता है उनका, तो ये उपनाम है। तब हम लोग ये क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या इकहरा उदाहरण चिन्ह डालते हैं। या हम लोग समझ लो कोई वाक्य लिख रहे हैं, उस बीच में कोई पुस्तक का नाम लिखना हुआ या क्या व्यक्ति का नाम लिखना हुआ, तब हम लोग ये डालते हैं। अब दोहरा उदाहरण चिन्ह क्या है, जब किसी व्यक्ति की कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। समझ लो जैसे मैं कह रही हूँ, इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हें इनका प्रश्न और उत्तर लिखना है। तो ये मैंने कहा, तुमने सुन लिया, लेकिन समझ लो यही बात तुम्हें अपने दूसरे फ्रेंड को लिख कर बतलाना है, तो तुम क्या लिखोगे, टीचर तो हिंदी में नहीं लिखते हैं, अध्यापिका लिखते हैं, अगर लेडी टीचर है तो। मैं टीचर ही यहाँ लिख रही हूँ। टीचर ने कहा, तब यहाँ पर मैं ब्रैकेट डबल एक दोहरा उदाहरण चिन्ह दूंगी, क्योंकि मैं जैसा बोली हूँ वैसे ही तुम लिख रही हो, उसमें तुम अपना कोई वर्ड्स नहीं यूज़ कर रही हो। कि कल कक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने जैसे बोला वैसे ही तुमने लिखा, इसलिए तब यहाँ दोहरा होगा। यह समझ लो जैसे लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने एक फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने कहा जय जवान जय किसान, तो ये और किसी ने नहीं कहा, उन्होंने कहा, इसलिए तब ये लिखा, इनका ही डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। हाँ, यह समझ लो बहुत बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, लीडर्स हैं,
या तुम्हारे नेशनल फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने कुछ कोटेशन कहा है, तो वो सब कोटेशन तुम डबल इन्वर्टेड कॉमा में या दोहरे उदाहरण चिन्ह में डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आया निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? डैश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, हाइफन और डैश अलग अलग है। ठीक है, हाइफन माने हो गया वो तुम्हारा योजक चिन्ह, और निर्देशक चिन्ह हो गया ये डैश। अच्छा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने, उदाहरण देने और निर्देश देने के लिए कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, उसके बाद डैश कर देते हैं। मैं तुम्हें यह इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, या निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए करके, मैं एक देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद ये डैश, क्योंकि यह तुम्हें एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तुम्हें बोल रहा है क्या करना है। तो इन सब समय हम लोग ये संकेत चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये सब तो समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए, इसे करना, और बाकी का भी सारा। ठीक है।